रेवती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसके पति के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी 10 साल की बेटी को लेकर दर बदर भटक रही थी। तब वो अपनी बेटी को लेकर शहर चली आई और मेहनत मजदूरी करने लगी। शहरों में बन रहे अंधाधुंध घरों की भीड़ में रेवती को काम मिल गया। वो अपनी बेटी अंजलि को बिठाकर वहां पर कभी ईंटें सर पर ढो रही थी तो कभी मिट्टी तसले में डालकर चढ़ा रही थी। वहीं उसने 500 रुपये में एक झुग्गी भी किराए पर ले ली थी। फिर अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया। देखो अंजलि बेटा, दिल लगाकर पढ़ाई करना। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत कामयाब बनो, सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमे और जिंदगी में तुम मजबूत बनो। हाँ माँ, मैं पढ़ाई करूंगी और बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ी आदमी भी बनूंगी और फिर तुझे इस तरह से काम भी नहीं करने दूंगी। अपनी इतनी छोटी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेवती को खुशी हुई। अंजलि के स्कूल जाते ही रेवती काम पर निकल जाती। इसी तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अंजलि 12वीं क्लास में आ गई। इतने सालों में रेवती ने अपने लिए एक और काम तलाश कर लिया था। अब वो लोगों के घरों में काम करती थी। रेवती, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हाँ साहब, बहुत अच्छी है। 10th क्लास में तो उसने इतने अच्छे नंबर लाए थे कि मैडम ने स्कूल में बुलाकर शाबाशी दी थी मेरे सामने। बहुत मेहनती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी सहायता हो जाएगी। उसे कहना दिल लगाकर पढ़ाई करे। मेरे जानने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा ऑफिस है। मैं उसे वहां पर नौकरी दिला दूंगा। ये तो आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी मालिक। रेवती घर आती है। माँ, तुम्हें पता है, आज स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना था, मैंने वो भर दिया और उसका पेपर अगले हफ्ते है। अगर मेरे उसमें अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और उसके बाद मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी तेरे लिए खुशखबरी है। तुझे पता है, जहां मैं काम करती हूँ वहां के मालिक ने बोला है कि अगर तू अच्छे से पढ़ाई करेगी और अच्छे नंबर लाएगी तो वो एक बड़े ऑफिस में तेरी नौकरी लगवा देंगे। सच में माँ? फिर तो मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी। इसी तरह अंजलि ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और वो अच्छे नंबर से पास हो गई। फिर उसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एक दिन रेवती को 103 डिग्री बुखार था। जब वो अपने काम पर गई। अरे, तुझे तो इतनी तेज बुखार है, तू काम कैसे करेगी? मालकिन, काम तो मुझे करना ही होगा। मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उसकी बहुत सारी जरूरतें हैं जो मुझे पूरी करनी है। अगर छुट्टी कर लूंगी तो पैसे कट जाएंगे। पर इतनी तेज बुखार में तू काम कैसे करेगी? ऐसा कर, मैं तेरे आज के पैसे नहीं काटूंगी, पर तू जाकर घर पर आराम कर। मालकिन की मेहरबानी से रेवती घर आ जाती है और आराम करती है। अगले दिन फिर से वो अपने काम पर लौट जाती है। उसे बस पैसे चाहिए थे ताकि वो अपनी बेटी को किसी के सामने भी कमतर महसूस ना होने दे। अंजलि का एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तब रेवती उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे उसकी पसंद के 2-4 सूट दिला देती है। अंजलि कॉलेज में जाती है। इतने बड़े कॉलेज को देखकर अंजलि अपने कपड़ों को देख रही थी। वो बिल्कुल सादा थे। वो कॉलेज से घर आती है तो उदास होकर बैठ जाती है। क्या हुआ अंजलि, तू खुश क्यों नहीं है? क्या कॉलेज में कुछ हुआ है? तुझे कॉलेज तो पसंद आ गया है ना? माँ, कॉलेज तो बहुत बड़ा है और तुम्हें पता है, वहां पर सब अमीर अमीर लोग आते हैं। उनके सामने आज मेरे कपड़े बहुत ही फीके लग रहे थे माँ। मुझे कुछ उन जैसे कपड़े दिला दो ना। और नए कपड़े? मेरे पास तो बस इतने ही पैसे थे। पर तू फिक्र मत कर, मेरे साथ चलकर अपनी पसंद के कपड़े ले लियो। ये सुनकर अंजलि अपनी माँ के गले लग जाती है, लेकिन रेवती सोच विचार में पड़ जाती है। फिर वो अगले दिन एक घर में जाती है और वहां के मालिक से बोलती है, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटी का बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है, उसे कुछ कपड़े दिलाने हैं। मुझे कुछ एडवांस दे दो। देखो रेवती, मैं वैसे तो इस चीज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता, लेकिन तुम सालों से मेरे पास काम कर रही हो और मैं जानता हूँ तुम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती हो। इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, लेकिन हर सैलरी में से काट लूंगा। रेवती हाथ जोड़कर खड़ी थी। मालिक उसे पैसे दे देता है और वो घर आती है और अंजलि को लेकर फिर बाजार जाती है और उसे कुछ वेस्टर्न ड्रेस दिला देती है। घर आने पर, देख मेरी बेटी अंजलि, तू मेरी बात का बुरा मत मानना। बड़े कॉलेज में जाने का तेरा सपना था और तेरा सपना सिर्फ पढ़ाई करना है। ये कपड़े, ये दिखावा, ये सब धरा का धरा रह जाता है। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से और उसकी पढ़ाई से होती है। बस बेटी, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। 1-2 साल की बात है। अंजलि को पहली बार ऐसा लगा जैसे कि माँ ने उसे कपड़े दिलाकर उस पर एहसान किया है और वो ताना मार रही है। ये बात अंजलि के मन में बैठ गई और उसे पहली बार रेवती से चिढ़ हुई। हाँ माँ, मैं जानती हूँ मुझे पढ़ाई करनी है,
पर अब ऐसे सड़े हुए कपड़ों में भी तो नहीं जा सकती। तुमने देखा नहीं वहां पर कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लड़कियां आई हुई थी। लगता है तुझे बुरा लगा। अंजलि कुछ नहीं कहती और गुस्से में चुपचाप बैठ जाती है। अगले दिन वो वेस्टर्न कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। आज उसे सारे कॉलेज के सामने और लड़कियों के सामने अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वो उन्हें देखकर अपनी आदतें बदल रही थी, जिसके लिए रेवती कभी इससे तो कभी उससे पैसे मांगकर अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। जैसे तैसे करके रेवती के कॉलेज के दिन पूरे हुए और मालिक ने उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी पर लगवा दिया। अंजलि की तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। देखो अंजलि बेटा, यहाँ के मालिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और रेवती सालों से मेरे पास काम कर रही है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत से ये पढ़ाई करी है। तुम दिल लगाकर यहाँ पर काम करना और कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। डोंट वरी अंकल, मैं यहाँ पर दिल लगाकर काम करूंगी और शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। अंजलि जब घर आती है तो रेवती बहुत खुश होती है। भगवान का शुक्र है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मेरी मेहनत रंग ले आई। अब दिल लगाकर काम करना और खूब तरक्की करना। हाँ माँ, बिल्कुल। तुम्हें पता है कितना बड़ा ऑफिस था और मुझे अपना एक केबिन भी मिला है जिसमें बैठकर मैं काम करूंगी। और तुम मेरी सैलरी सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। अब हम इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे, अब हम अपने लिए घर लेंगे। रेवती बहुत खुश थी। अंजलि भी धीरे धीरे ऑफिस में काम सीख कर बहुत अच्छा काम करने लगी थी। और जब उसे पहली सैलरी मिली तो उसने अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ, ये मेरी पहली सैलरी है और मैंने एक किराए का घर भी देख लिया है। हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी जो पैसे बचेंगे उन्हें सोच समझ कर खर्च करना। अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमा रही हो। देख लेना, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हाँ मेरी बेटी, सब सही हो जाएगा। अंजलि ने नया घर देख लिया था। वो लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। इसी तरह 2-3 महीने निकल चुके थे कि एक दिन रेवती को उसकी पड़ोसन ने रोककर कहा, अंजलि सुनो मेरी बात। तुम तो इतने बड़े ऑफिस में जॉब करती हो और तुम्हारी माँ घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। तुम उसे घर में रहने के लिए क्यों नहीं कहती हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, अच्छी सैलरी लेती हो, रोज ऑटो से आती जाती हो और तुम्हारी माँ? अंजलि उस औरत को कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में पैर पटकते हुए घर आ जाती है। क्या हुआ अंजलि, आज ऑफिस में कुछ हो गया है क्या? नहीं माँ, ऑफिस में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। आज पड़ोसन ने मुझे ताना दिया कि तुम इतने बड़े ऑफिस में जॉब करती हो, ऑटो से आती जाती हो, तुम्हारी माँ घरों में बर्तन मांजती है। माँ, मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं तो लड़की हूँ, पराया धन हूँ, शादी करके चली जाऊंगी। फिर तुम्हें तो खुद ही सब कुछ करना है। लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती है। वो तो चाहते हैं कि मैं अगर इतनी अच्छी जगह काम कर रही हूँ तो अपनी माँ को बैठा कर खिलाऊं। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। रेवती सोच में पड़ गई। ये आज अंजलि ने कैसी बात कर दी? क्या उसे अपनी माँ की तकलीफ नजर नहीं आती? उसे क्या दिख नहीं रहा कि मुझे तो अब कम दिखाई देने लगा है? जैसे तैसे बसों में धक्के खाकर वहां तक जाती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ। मैंने आज तक कभी अंजलि से 1 रुपया भी नहीं मांगा, फिर भी वो ऐसा सोचती है। और उधर कमरे में बैठी हुई अंजलि सोच रही थी कि माँ को घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत हिम्मत करके अगले दिन वो अपनी माँ से कहती है, अब माँ तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ और तुम लोगों के घरों में बर्तन मांजती हो। यहाँ पर भी लोग बातें बनाने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कहीं पर एक छोटा सा कमरा लेकर दे देती हूँ। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? हम 2 जने हैं। क्या तू मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती? तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर रेवती अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है, लेकिन अंजलि उसे नहीं रोकती। अंजलि अपनी दुनिया में मगन हो जाती है और रेवती इसी तरह लोगों के घरों में काम करती रहती है कि तभी एक दिन उसे वो मालिक मिल जाता है जिसने अंजलि की नौकरी लगाई थी। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो बहुत नाराज होता है और सीधा अंजलि के पास जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आई अंजलि? जिस माँ ने तुम्हें अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके पाला पोसा, आज तुमने उसे ऐसे अकेला छोड़ दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? 103 बुखार में काम किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मेहनत करते हुए। उन्होंने कोई अलग काम नहीं किया। सबके माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अपने दोस्त और अंजलि की बातें सुनकर वो वहां पर आ जाता है। तुम तो कह रही थी कि ये लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतनी मेहनत करने वाली माँ को इसने अकेला छोड़ दिया, तो वो मेरी कंपनी से क्या वफादारी करेगी? मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ। ये सुनकर अंजलि के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो वहां से सीधा अपनी माँ के पास जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। अंजलि बेटा, घमंड तो किसी का भी नहीं टिका। तुम्हें किस बात का घमंड हो गया था? क्या तुम्हें अपनी माँ के साथ शर्म आ रही थी?
तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ में जीवन गुजारा है और तुमने खुद मुझे तकलीफ में छोड़ दिया। माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है, माफी मांगती हूँ। और आज के बाद तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तेरी बेटी नहीं, बेटा हूँ। अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। तब रेवती उस मालिक के पास जाकर विनती करती है और फिर वो उसे दूसरी जगह नौकरी दिला देता है। उसके बाद अंजलि और रेवती खुशी खुशी रहने लगती हैं। गुलाबो नाम की सब्जी वाली थी जो बहुत ही सुंदर थी। वो बहुत गरीब थी, इसीलिए वो सब्जियां बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा करती थी। उसके घर में उसकी एक बेटी थी। उसका पति अक्सर बीमार रहता था। वो कुछ काम नहीं करता था। पूरे घर का भार गुलाबो के कंधों पर ही था। गुलाबो बहुत ही हंसमुख थी। वो सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करती थी, इसीलिए सब लोग उसी से ही सब्जियां खरीदते थे। ये लो काका, ये हरी मेथी की सब्जी आप खाओगे तो याद करोगे और काकी भी खुश हो जाएगी। गुलाबो, तू सब्जियां तो बहुत अच्छी बेचती है, लेकिन बातें भी बहुत अच्छी करती है। हरी हरी ताजी सब्जियां ले लो, हरी हरी ताजी सब्जियां ले लो। और गुलाबो वहां से आगे बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ बदमाश लोग उसे चिढ़ाते और उसका मजाक बनाते थे। गुलाबो इस बात से परेशान हो जाती थी, पर वो अपना दुख कभी किसी से नहीं कहती थी। काम छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। एक दिन की बात है, गुलाबो सब्जी बेचने के लिए जा रही थी, तभी कुछ बदमाश उसका पीछा करने लगते हैं। गुलाबो डर जाती है और भागती हुई एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे गुलाबो, ओ गुलाबो, कहाँ चली गई? जरा हमें भी तो सब्जियां दे जा, ताजी ताजी। हे भगवान, ये बदमाश कहाँ से आज मेरे पीछे पड़ गए। कुछ देर यहीं छिपी रहती हूँ। अरे, ये सब्जी वाली कहाँ गायब हो गई? कुछ देर वो बदमाश गुलाबों को ढूंढते हैं, लेकिन उनको गुलाबो नहीं दिखती, तो वो वहां से चले जाते हैं। गुलाबो पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और भागकर अपने घर चली जाती है। घर पर उसकी बेटी उसे देखती है और पूछती है, माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ माँ? कुछ बोलो भी। अरे नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। वो बस रास्ते में कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए थे, बस उन्हीं से जान बचाकर आई हूँ। माँ, इतनी बड़ी बात हुई और तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ? अरे नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो अपनी सब्जी की टोकरी उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटी, अगर आज सब्जी नहीं बिकी तो बहुत नुकसान होगा, और फिर तुम्हारे पिताजी की दवाई भी तो लानी है, वो कहाँ से लाऊंगी? घर में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है माँ, तुम यहीं बैठो, मैं सब्जी बेचकर आती हूँ। अरे नहीं बेटी, ये क्या कह रही हो? मैं जाती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, पिताजी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। दिन भर गुलाबो घर घर जाकर सब्जियां बेचती है। एक घर के सामने जाकर वो आवाज लगाती है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, गुलाबो आई है, सब्जी ले लो। उसकी मधुर आवाज सुनकर एक औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे ये इतनी मीठी आवाज किसकी है? आज से पहले तो इसे कभी नहीं सुना। वो बाहर आकर देखती है तो गुलाबो खड़ी है और वो कहती है, मेम साहब, सब्जी ले लो, ताजी ताजी है, अभी अभी लाई हूँ खेत से। अरे तू तो कोई नई सब्जी वाली लगती है, आज से पहले तो तुझे कभी नहीं देखा यहाँ। उसकी ताजी ताजी सब्जियां देखकर वो औरत उससे पूरी सब्जियों का टोकरा खरीद लेती है। गुलाबो बहुत खुश होती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर वो अपनी बेटी को आवाज देती है, पिंकी, पिंकी कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। पिंकी भागते हुए आती है और कहती है, अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? इतनी खुश लग रही हो, लगता है आज सारी सब्जियां बिक गई तुम्हारी। हाँ बेटी, आज एक बहुत अच्छी औरत मिल गई और उसने मेरी सारी सब्जियां खरीद ली और कहा कि हर रोज मैं उसके लिए लेकर आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ।
तभी उसकी नजर माँ के हाथ पर पड़ती है। उसकी माँ के हाथ में एक थैला है। माँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे मैं तो भूल ही गई, ये तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। तुझे पसंद है ना लड्डू? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है। ये ले जा अंदर और जी भर के खा ले। पिंकी मिठाई लेकर अंदर चली जाती है। ये लो, आप भी थोड़ी मिठाई खा लो। लेकिन गुलाबो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, कहीं मिठाई खाकर कुछ हो न जाए। आप खा लो, कुछ नहीं होगा। मैं जब डॉक्टर से आपकी दवाई लाई थी तो मैंने उनसे पूछ लिया था। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी खा सकते हो। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। गुलाबों की सब्जियां भी बिक जाती थी और अब उसके पति की तबीयत में भी सुधार होने लगा था। बस गुलाबो, तेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं जल्दी ही काम पर जाने लगूंगा। हाँ जी, कल डॉक्टर बोल रहे थे कि बस 2-3 दिन के बाद ही आप काम पर जा सकते हो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगले दिन गुलाबो फिर से अपना सब्जी का टोकरा लेकर निकलती है। सब्जियां ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। पिंकी बेटा, अभी तक तुम्हारी माँ नहीं आई। इस समय तक तो वो आ जाती है। हाँ पिताजी, आज तो बहुत देर हो गई। मैं बाहर जाकर दिखाती हूँ। पिंकी अपनी माँ को ढूंढती हुई गांव के बाहर निकल गई। उसने हर जगह अपनी माँ को ढूंढा पर उसकी माँ कहीं नहीं मिली। रात हो चुकी थी। अब तक गुलाबों का कुछ पता ही नहीं चला। दोनों गुलाबों का इंतजार करते हैं लेकिन वो नहीं आती। अब तो रात भी हो चुकी थी। तभी गुलाबो घर आती है। उसकी हालत देखकर पिंकी हैरान हो जाती है। शरीर पर पूरी मिट्टी लगी थी। अरे माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थी? लेकिन गुलाबो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाती है। अरे गुलाबो, तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बताओ बताओ, क्या हुआ तुम्हें? फिर गुलाबो उन्हें सारी बात बता देती है। वो कहती है कि जब वो सब्जी बेचकर वापस आ रही थी तो कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। पंछी बनो उड़ के फिरूं मस्त गगन में। क्यों गुलाबो, बड़ी खुश नजर आ रही है। लगता है आज तेरी सारी सब्जियां बिक गई हैं। तुमसे मतलब? देखो, मेरा रास्ता मत रोको और मुझे जाने दो। हमने तो तेरा रास्ता रोक लिया, अब तू क्या करेगी गुलाबो? हट जाओ, हटो बदमाशों। गुलाबो उन बदमाशों को धक्का मारकर आगे की तरफ भाग जाती है। वो बदमाश भी गुलाबो के पीछे भागने लगते हैं। काफी दूर भागने के बाद गुलाबो एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। जग्गू, वो सब्जी वाली तो दिख नहीं रही। कहीं वो इस पहाड़ी के नीचे तो नहीं कूद गई? हाँ, ऐसा ही लगता है। उन दोनों बदमाशों के जाने के बाद मैं किसी तरह उस पहाड़ी से ऊपर आई और इस तरह अपनी जान बचाकर घर पर आई हूँ। रो मत गुलाबो, अब तुझे सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत भी अब ठीक है। दूसरे दिन गुलाबो का पति सब्जी बेचने के लिए निकलता है। घर पर गुलाबो सोचती है, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि उन बदमाशों का कुछ नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उन लोगों की वजह से अपना काम नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो फिर से सब्जी की टोकरी उठाती है और उन लोगों को सबक सिखाने का फैसला लेती है। उसने अपने सब्जी के टोकरे में एक बड़ा सा चाकू रख लिया और घर से निकल गई। कुछ दूरी पर चलने के बाद वही बदमाश उसको फिर से मिल जाते हैं। अरे जग्गू, देख तो जरा, ये सब्जी वाली तो जिंदा है। हम तो सोच रहे थे कि ये पहाड़ी से कूदकर मर गई है। फिर से वो बदमाश गुलाबो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आज गुलाबो वहां से नहीं भागी। उसने एक बदमाश को चाकू से मार मार कर घायल कर दिया। तुम बदमाशों ने शायद औरत को कमजोर समझा हुआ है, लेकिन आज मैं तुमको औरत का काली रूप दिखाती हूँ, जिसके बाद तुम कभी किसी औरत के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करोगे। गुलाबो ने दुर्गा का रूप बना लिया था और वो उन दोनों बदमाशों पर टूट पड़ी थी। दोनों बदमाश अब जमीन पर गिरे हुए थे और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। हमको माफ कर दो, आज के बाद हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। गुलाबो उनको वहीं पर छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाती है और इस तरह से उसने उन बदमाशों से अपना पीछा छुड़ाया।
अपनी शक्ति दिखाकर वो हैरान हो गई थी। जब उसके पति ने ये सब सुना तो उसे भी गुलाबों पर गर्व हुआ। उसकी बेटी भी बहुत खुश हुई। इस तरह अब गुलाबों और उसका पति दोनों सब्जियां बेचने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी दुकान खोल ली। दोनों ने अपनी मेहनत से एक दुकान भी खोल ली और वो दोनों बहुत खुश थे। पिंकी भी अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह गुलाबों ने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।